दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आज की हमारी कहानी है एक साथ एक छत के नीचे जॉइंट फैमिली की, कि किस प्रकार जॉइंट फैमिली एक साथ रहती है। दोस्तों अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं अपना एक साथ एक छत के नीचे। पुरानी लकड़ी के दरवाजे पर जब हल्की सी दस्तक हुई तो अम्मा चौंक गई। दोपहर के सन्नाटे में दस्तक किसी अपने के आने की खबर लग रही थी। उन्होंने जल्दी से पल्लू ठीक किया और दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा था रोहन, उनका सबसे छोटा पोता, जो पिछले 5 सालों से बेंगलुरु में नौकरी कर रहा था। अरे रोहन, तू बिना बताए कैसे आ गया बेटा? अम्मा की आंखों में चमक और हल्की सी नमी थी। बस अम्मा, दिल किया तो चला आया। आप सबकी बहुत याद आ रही थी। रोहन ने अम्मा के पैर छुए और आंगन की ओर देखा। वही पुराना नीम का पेड़, वही खटिया, वही मिट्टी की खुशबू, सब कुछ वैसा ही था जैसे वो छोड़ के गया था। बस लोग थोड़े ही बदल गए थे। रोहन का आना जैसे घर में एक नई जान ले आया हो। बड़े ताऊजी जो अक्सर खामोश रहते थे, वो भी उससे लिपट कर रो पड़े। बुआ जी ने तो मानो सारा बचपन वापस पा लिया। रोहन की माँ रेखा ने रसोई में उसके लिए उसके पसंदीदा आलू के पराठे और आम का अचार निकाला। ये घर एक समय में 16 लोगों का बसेरा था। अम्मा, अब्बा, 4 बेटे, 2 बहुएं, 3 बेटियां और 7 पोते पोतियां। अब बच्चे बड़े हो चुके थे। कुछ नौकरी के कारण बाहर बस गए थे तो कुछ छोटे छोटे घरों में अपनी दुनिया बसा ली थी। लेकिन फिर भी त्योहारों या किसी खास मौके पर सब एकत्रित होकर खुशी से सब त्योहार बनाते थे। इस बार रोहन के आने से एक बदलाव आया। वह था बिना बताए आया, लेकिन उसके मन में एक मकसद था। शाम को सब आंगन में बैठे थे। अम्मा ने पुराने कैसेट प्लेयर पर किशोर कुमार के गाने बजा रखे थे। रोहन ने धीरे से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दादी, एक बात कहनी है। बोल बेटा, अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं चाहता हूँ कि हम सब फिर से एक साथ रहें। इस घर को फिर से वो घर बनाएं जहाँ हर शाम हंसी ठाकुर में गूंजती थी, जहाँ सुबह की चाय सब साथ बैठकर पीते थे, जहाँ बच्चों की शरारतों से घर गूंजा करता था। रात को सब एक साथ जगह बैठकर खाना खाते थे और एक साथ छत पर सोते थे। एक पल को सन्नाटा छा गया। बेटा, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। बड़े ताऊजी बोले। राहुल मुंबई में बसा है, मोहित की नौकरी दिल्ली में है और तू भी तो बेंगलोर में है। ये कैसे हो सकता है? हाँ ताऊजी, पर क्या हम चाहें तो दोबारा कोशिश नहीं कर सकते? आप सब रिटायर हो चुके हैं, बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। क्यों ना हम एक बार फिर से इस घर को एक परिवार बना दें? रेखा, रोहन की माँ की आंखें भर आई। बेटा, हम बूढ़े हो चले हैं, लेकिन तेरा हौसला देखकर लगता है कि शायद ये घर फिर जी उठे और सब इकट्ठे रहने आ जाएं। अगले कुछ दिनों में रोहन ने परिवार के सभी सदस्यों से बात की। किसी को डर था कि फिर से एक साथ रहने से टकरार हो सकती है, किसी को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई की चिंता थी। लेकिन जब उसने सबको अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाई, पुरानी बातें बताई, पुरानी बातें की, बरामदे में बैठकर आम का अचार डालती महिलाएं, पतंग उड़ाते बच्चे और दिवाली की रात सबका साथ में खाना खाना, तो सबकी आंखें भर आई। राहुल, जो भी एक कंपनी में मैनेजर था, बोला, शायद हम जिंदगी की दौड़ में बहुत कुछ पीछे छोड़ा है। ये घर ही तो हमारी जड़ है। धीरे धीरे सबकी सहमति बढ़ने लगी। 3 महीने बाद घर की रंगाई पुताई हो चुकी थी। आंगन में नए झूले लग चुके थे। रसोई में फिर से 2 भाभियां साथ खाना बना रही थी। बच्चे स्कूल से आकर आंगन में खेलते थे। अम्मा हर शाम तुलसी जी की क्यारी में पानी देती और फिर सबके साथ चाय पीती थी। एक दिन अम्मा ने सबको एकत्र किया। बच्चों, आज मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तुम सब ने इस घर को फिर से घर बनाया है। पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन एकता, प्यार और रिश्तों की मिठास सबसे ऊपर है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। 1 साल बाद अम्मा अचानक बीमार पड़ गई। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी अम्मा ने रोहन का हाथ थाम लिया। बेटा,
मैंने एक सपना देखा है, अपने परिवार को एक साथ देखना, हंसते हुए, जीते हुए। तूने मेरा वो सपना पूरा कर दिया। अब मुझे कोई डर नहीं। अम्मा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और मुस्कान थी। घर में शोक था, लेकिन साथ ही एक आत्मिक संतोष भी था कि अम्मा अपना सपना पूरा कर कर गई हैं। अब घर के मुख्य कमरे की दीवार पर अम्मा की तस्वीर लगी थी। उसके नीचे लिखा था, जहाँ प्यार है वहीं परिवार है। रोहन अब वहीं से काम करता था। राहुल ने भी अपने काम की व्यवस्था ऐसी कर ली थी कि महीने में आधा समय यहीं बिताए। त्योहार अब फिर से दिए जलते हैं, बच्चे घर के कोने को रोशन करते हैं और रसोई से आती महक पूरे मोहल्ले को बता देती है, यहाँ कोई एक नहीं, सब साथ में हैं। अम्मा की विदाई के बाद घर में कुछ समय तक सन्नाटा पसरा रहा। हर कोना उनकी याद से भरा था। वो तुलसी जी के पास बैठकर गुनगुनाना, सबको खाने की टोकनियाँ देना और सबसे खास हर सदस्य के लिए एक अलग अपनापन था। पर जैसा कि अम्मा हमेशा कहा करती है थी, जिंदगी चलती रहती है, ठीक वैसे ही इस संयुक्त परिवार में भी धीरे धीरे अपने अपने जख्मों पर मरहम लगाना शुरू कर दिया। अब घर की बागडोर रेखा और बड़ी भाभी सीमा के हाथ में थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। आंगन में अब क्रिकेट की गेंदें ज़्यादा उछलती थी और मोबाइल की घंटियां ज़्यादा बजती थी, लेकिन एक चीज़ वैसी ही की वैसी थी, साथ रहना, साथ खाना, साथ पीना। रोहन की भांजी प्राची अब कॉलेज में थी। वो बहुत तेज़ शरार और आत्मनिर्भर लड़की थी। एक दिन उसने सबके सामने कहा कि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना है। घर में खामोशी छा गई। रेखा को समझ नहीं आया कि क्या कहे। सीमा भाभी ने धीरे से कहा, बेटा तू वहाँ अकेली कैसे रह पाएगी? रांची ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बुआ मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना है, अकेले रहकर बहुत कुछ सीखूंगी। रेखा जानती थी कि अब बच्चों की उड़ान को रोकना मुश्किल है, पर एक डर भी था, कहीं ये उड़ान उन्हें घर से दूर ना कर दे। प्राची के जाने के बाद रेखा कुछ उदास रहने लगी। उन्हें अम्मा की कही एक बात याद आती, बेटा बच्चों को पकड़कर नहीं रखा जाता, उन्हें संस्कार दे दो, फिर वो जहाँ भी जाएंगे लौट कर यहीं आएंगे। उधर रोहन भी अब शादी के लिए तैयार था। घर में इस बात को लेकर उत्साह था, पर साथ ही चिंता भी। सीमा भाभी और ताऊ जी सोच में थे, क्या आज की बहू इस संयुक्त परिवार में घुल पाएगी? रोहन ने सबके सामने कहा, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो इस परिवार को समझे, अपनाए और इस आंगन की रौनक बढ़ाए, ठीक वैसे ही जैसे माँ और बुआ जी ने किया। 6 महीने बाद रोहन की शादी अंशिका से हुई, एक शिक्षिका जिसकी मुस्कान में सादगी और आंखों में समझदारी थी। शादी के बाद पहली ही सुबह अंशिका ने रेखा के साथ रसोई में हाथ बटाना शुरू कर दिया। माँ बताइए क्या बनाना है आज? रेखा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, बेटा तुम आराम कर लेती? नहीं माँ, ये मेरा घर भी तो घर है अब, और इस घर की महक तो रसोई से ही आती है ना। सभी को लगा कि शायद अंशिका ही उस विरासत को आगे बढ़ाएगी जिसे अम्मा ने रोहन के हाथ में सौंपा था। लेकिन हर रिश्ता फूलों की सेज नहीं होता। धीरे धीरे अंशिका को महसूस होने लगा कि इतने बड़े घर में सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं है। सीमा भाभी कभी बर्ताव को लेकर कुछ कह देती तो ताऊ जी परंपराओं की दुहाई देने लगते। एक रात रोहन ने अंशिका को उदास देखा। वह छत पर अकेली बैठी थी। क्या हुआ अंशिका? रोहन, मैं सबको खुश रखना चाहती हूँ, पर लगता है जैसे मैं खुद को खोती जा रही हूँ। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा। अंशिका, इस घर को जोड़ना हम दोनों की जिम्मेदारी है, तुम अकेली नहीं हो। अगर किसी बात से तकलीफ होती है तो हम मिलकर बात करेंगे। अंशिका ने धीरे से सिर हिलाया और पहली बार लगा कि उसका फैसला सही था। कुछ समय बाद एक छोटी सी बात पर घर में तनाव हो गया। सीमा भाभी को लगा कि अंशिका ने बिना पूछे पूजा का सामान बदल दिया है। ताऊ जी ने भी टोका और रेखा बीच में आ गई। कुछ दिन तक अंशिका ने खुद को थोड़ा अलग कर लिया, लेकिन रेखा ने उसे पास बैठाकर कहा, बेटा ये घर मंदिर की तरह है, यहाँ हर एक कीट रिश्तों से जुड़ी है
और कभी कभी पुरानी ईंटें नई रंगत से डर जाती हैं। उन्हें तो बस थोड़ा समय चाहिए और तुम्हारा धैर्य। उस रात अंशिका ने सीमा भाभी के पास जाकर बोला, भाभी अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिए, मैं इस घर को समझने की कोशिश कर रही हूँ। सीमा भाभी की भी आंखें नम हो गई। उन्होंने पहली बार अंशिका को गले लगा लिया। वक्त बीतता गया। अब प्राची भी छुट्टियों में घर आती थी और बच्चों को दिल्ली की कहानियाँ सुनाती थी। ताऊजी के घुटनों में अब तकलीफ़ होने लगी थी, लेकिन जब पोता उनका पाँव दबाता तो चेहरा खिल उठता था। अंशिका अब घर की जान बन गई थी। बच्चों को पढ़ाती, त्योहारों की तैयारियां करती और हर किसी की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती। एक बार मोहल्ले में किसी ने तंज में कहा, इतना बड़े परिवार पता नहीं कैसे संभालते हो। रेखा ने मुस्कुरा कर कहा, जिस घर में सब मिलकर रहें वहाँ बोझ नहीं, बाहें होती हैं जो थाम लेती हैं। एक दिन रोहन को एक बड़ी कंपनी से ऑफ़र आया विदेश जाने का। तनख्वाह भी कई गुना ज़्यादा थी, लेकिन शर्त सिर्फ आंशिका के साथ जाना होगा। रोहन ने सबके साथ बात की। घर में सन्नाटा था। अंशिका ने उससे कहा, रोहन ये घर मेरा सपना है और मैं सपना छोड़कर नहीं जाऊंगी। हमें जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ है, प्यार, सम्मान, अपनापन। हम सबके साथ ही रहेंगे। रोहन ने इतना बड़ा ऑफ़र ठुकरा दिया। ताऊ जी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा तूने साबित कर दिया कि इस घर की मिट्टी से निकला पौधा कभी जड़ें नहीं भूलता। अब घर में एक और किलकारी गूंजती थी, रोहन और अंशिका की बेटी अम्मा। हाँ, उन्होंने इस बेटी का नाम उस स्त्री के नाम पर रखा जिसने इस घर को जोड़ा था। आंगन में अब फिर से तुलसी के पास एक नई खटिया बिछी थी और उस पर छोटी अम्मा बैठी खिलखिलाती है। सीमा भाभी, रेखा और बाकी सदस्य उसे गोद में लेकर कहते, ये बच्ची नहीं, हमारे रिश्तों की फिर से जन्मी नींव है। और घर में एक बार फिर दीवारों के पार मुस्कुराहटें दौड़ने लगी। वक्त गुजरता गया। रोहन और अंशिका की बेटी छोटी अम्मा अब 13 बरस की हो गई थी। नाम की तरह उसमें बड़ी अम्मा की सी गंभीरता और समझदारी भी थी। वो तुलसी जी के पास रोज़ दिया जलाती, दादी चाची को दवाइयाँ देती और छुट्टियों में बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। एक शाम जब वह अपनी दादी रेखा के पास बैठी थी, उसने अचानक पूछा, दादी क्या ये घर हमेशा ऐसा ही रहेगा, एक साथ सब लोग, हर कमरे में कोई ना कोई? रेखा मुस्कुराई, बिल्कुल बेटा, अगर तुम सब दिल से चाहो तो ये घर हमेशा ऐसे ही रहेगा, जिंदा, हंसता हुआ। घर में अब 3 पीढ़ियां रह रही थी। प्राची अब दिल्ली में एक प्रोफेसर थी, पर हर त्योहार में आ जाती थी। रोहन ने अपने कारोबार को यहीं से बढ़ाया था और अंशिका पड़ोस की लड़कियों को सिलाई और कंप्यूटर सिखाती थी। सीमा भाभी अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जहाँ शरीर से नहीं, दिल से काम लिया जाता था। ताऊ जी की तबीयत ज़्यादा साथ नहीं दे रही थी, पर पोते की एक मुस्कान ही उन्हें फिर से जगा देती थी। पर अब एक नई चुनौती सामने थी, छोटी अम्मा की पढ़ाई। वो बहुत होशियार थी और शहर की सबसे प्रतिष्ठित स्कूल से स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन स्कूल शहर से 40 किलोमीटर दूर था। अंशिका और रोहन ने सोच लिया था कि उसे वहाँ पढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ सदस्यों को चिंता थी, इतनी दूर रोज़ आना जाना और अकेली लड़की। रेखा ने सबको शांत करते हुए कहा, हमने अम्मा को इसलिए नहीं पाला कि उसके पंख कतर दें, उसे उड़ने दो, हम सब उसके पीछे हैं। स्कूल शुरू हुआ। छोटी अम्मा रोज़ सुबह जल्दी उठती और खुद तैयार होती और रोहन उसे स्कूटर से पर छोड़ आता। हर शाम उसकी कहानियों से घर गूंजता था। आज मेरी कविता फर्स्ट आई, टीचर ने मुझे स्टेज पर बुलाया, मैंने मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर लाए। पर धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। रोहन को बाहर के काम बढ़ने लगे और अंशिका भी अपनी कक्षाओं में व्यस्त होने लगी। एक दिन छोटी अम्मा बस से आने लगी। किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर थकान थी। उसे लगा कि वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी है, किसी के पास समय नहीं है। एक दिन स्कूल के लौटते वक्त उसकी बस खराब हो गई। बारिश हो रही थी। वह भीगती हुई 2.5 किलोमीटर चलकर घर पहुंची। घर में किसी को नहीं पता चला, सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। रेखा जब उसके कमरे में पहुंची तो वह बुखार से तप रही थी। किसने कहा था अकेले आने को?
रेखा की आंखें भर आई। छोटी अम्मा ने बस इतना ही कहा, किसी ने पूछा भी तो नहीं दादी मेरे से। उस वक्त पूरे परिवार को एहसास हुआ, साथ रहने का मतलब केवल एक छत के नीचे रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की नज़रों में, ख्यालों में भी रहना होता है। उस रात रेखा, रोहन, अंशिका, सीमा भाभी सब बैठक में बैठे थे। किसी ने किसी को दोष नहीं दिया, बस सब ने अपने अपने अंदर झांका। अंशिका रोने लगी, मैं इतनी व्यस्त हो गई कि मेरी बेटी अकेली पड़ गई। रेखा ने हाथ पकड़ते हुए कहा, हम सब कहीं ना कहीं पीछे भी रह गए हैं। समय के साथ रिश्ते भी नए ध्यान मांगते हैं। फैसला हुआ, छोटी अम्मा के लिए घर के पास ही एक ट्यूटर रखा जाएगा और रोज़ शाम को कम से कम 1 घंटा सब उसके साथ बिताएंगे। ना कोई मोबाइल, ना कोई काम, सब उसके साथ लगेंगे। अब घर में एक नई परंपरा शुरू हुई, साझा समय। हर समय सभी लोग बैठक में बैठते, कोई कहानी सुनाता, कोई कविता पढ़ता और कोई खेल खेलता। छोटी अम्मा फिर से खिलने लगी थी। एक दिन उसने रेखा से पूछा, दादी क्या मैं भी आपकी तरह इस घर को जोड़े रख सकती हूँ? रेखा की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, तू तो इस घर की अगली अम्मा है और तुझसे अच्छा कोई इस घर को संभाल भी नहीं सकता। पर अब जिंदगी धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगी। ताऊ जी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। एक दिन उन्होंने रोहन को पास बुलाया और कहा, बेटा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सपना है, इस घर की छत को फिर से पक्का करना है। ये जो दीवारें दरकने लगी हैं इन्हें संभाल लो। रोहन की आंखें नम हो गई और उसने वादा किया। ताऊ जी की विदाई पूरे मोहल्ले को रुला गई, लेकिन उनके जाने के बाद जो एकता आई वो अनमोल थी। सब ने मिलकर घर की छत की मरम्मत करवाई, रंगाई करवाई और एक नई छत डलवाई, जिसे सब ने ताऊ जी की छाया का नाम दिया। अब 10 साल बीत चुके थे। छोटी अम्मा अब अम्मा बन गई थी, उम्र से नहीं सोच से। वे अब उसी स्कूल की अध्यापिका थी जहाँ कभी पढ़ा करती थी, जिसने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया था, जिसमें अम्मा की रेसिपी, ताऊ जी के संस्मरण, रेखा की कहानी और अंशिका की सीखी कला दर्ज थी। प्राची अब अपनी बेटी को लेकर अक्सर आती और अंशिका की सिखाई बच्चियाँ अब दूसरे को सिखा रही थी। अब घर 4 पीढ़ियों की कहानियों का संगम बन गया था। एक शाम सब बरामदे में बैठे थे, नीम के पेड़ के नीचे। छोटी अम्मा ने एक किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। ये घर सिर्फ दीवारें नहीं, ये रिश्तों का मंदिर है। यहाँ अगर तूफान आता है तो सब मिलकर दिए जलाते हैं। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बस सब अपने होते हैं। सबकी आंखें भीग गई। रेखा ने धीरे से कहा, अब मैं निश्चिंत हूँ, मेरी अम्मा सब संभाल लेगी। दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में राधे राधे तो लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।